आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं या जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्यारे बच्चों, जहां तक इस टॉपिक का ताल्लुक है, इसमें हमें सबसे पहले समझना है कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा या मुताला करते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द प्लांट्स भी देखते हैं, एनिमल्स भी देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, बहुत सारे किस्म के प्लांट्स हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम राजमाश के पौधे भी देखते हैं, सरसों के पौधे भी देखते हैं, पैडी के पौधे भी देखते हैं, वॉलनट के ट्रीज भी देखते हैं, या एप्पल ट्रीज हम देखते हैं, या हम मैरीगोल्ड प्लांट देखते हैं, या रोज प्लांट देखते हैं, या चाइना रोज देखते हैं, या और भी बहुत सारे पौधे हम देखते हैं। या अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हम मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गाय देखते हैं, हम बकरियां देखते हैं, हम बैल देखते हैं, हम कुत्ते देखते हैं, हम बिल्लियां देखते हैं, या हम और बहुत सारे जानवर देखते हैं। या अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, हम बहुत सारे बैक्टीरिया भी देखते हैं, वायरस भी देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म के जानदार चीजें देखते हैं, हम बहुत किस्म के जानदार चीजें देखते हैं। दरअसल जो हम ये बहुत किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुशाहिदा करते हैं अपने इर्द गिर्द, दरअसल इन ही को डाइवर्सिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। दैट मीन्स वी आर ऑब्जर्विंग, वी सी a variety of living organisms around us. This variety of living organisms is also known as diversity of living organisms. तो इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इट मीन्स वैरायटी, इट मीन्स वैरायटी, वैरायटी। जिस तरह हम अपने इर्द गिर्द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी सी, वी ऑब्जर्व डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ यू शुड रिमेंबर दैट डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। और इसके बाद हमें एक और टर्म अंडरस्टैंड करनी है, वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्यारे बच्चों, जहां तक बायोडाइवर्सिटी का ताल्लुक है, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। यानी वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करते हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द को स्टडी करते हैं, तो हम वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वी कैन डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एज डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स या a variety of living forms like plants, animals, microorganisms, and so on in a particular area. It is simply known as biodiversity of that very area. इसका मतलब यह है कि आपको बायोडाइवर्सिटी समझ आया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। Variety of living forms which can be observed, which can be seen in a particular area, and that is simply known as biodiversity of that very area. इसके बाद हमें एक और टर्म अंडरस्टैंड करनी है, टेक्सोनमी। टेक्सोनमी को
समझने से पहले मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि जब हम अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां देखते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन साथ साथ हम वहां कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी देखते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स का भी मुशाहिदा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वहां देखते हैं क्लाइमेट या सॉइल या टेम्परेचर या वाटर एंड सो ऑन। ये चीजें भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इन चीजों का भी हम अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करते हैं। लेकिन जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, these components play an important role, rather a vital role in the survival of biotic components, in the survival of plants, animals और microorganisms। लेकिन जहां तक इन कंपोनेंट्स का ताल्लुक है जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द में देखते हैं, जिनका हम अपने इर्द गिर्द में मुशाहिदा करते हैं, ये हर जगह सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख का जो क्लाइमेट है, लद्दाख का जो टेम्परेचर होता है, या लद्दाख की जो सॉयल होती है, या लद्दाख की जो वाटर की मिकदार होती है, दैट वेरीज फ्रॉम कश्मीर, वो कश्मीर से मुख्तलिफ होती है। या अगर मैं कश्मीर के क्लाइमेट को जम्मू के क्लाइमेट से कंपेयर करूंगा तो कश्मीर का क्लाइमेट जम्मू के क्लाइमेट से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, यह वेरी करता है। इसलिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन वेरी करता है, वो यकसा नहीं होती है, बल्कि उसमें भी फर्क होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि कुछ जानवर लद्दाख में ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल याक है, जो कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जो लद्दाख का क्लाइमेट है वो उन जानवरों को फेवर करता है, जबकि जो कश्मीर का क्लाइमेट है वो उस क्लाइमेट में वो अडॉप्ट नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, it differs from place to place due to the variation in climate, due to the variation in temperature, due to the variation in water, due to the variation in soil and so on। तो आपको यहाँ ये पॉइंट भी याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी हर जगह यकसा नहीं होती है, बल्कि ये वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम रीजन टू रीजन। इसके बाद हमें एक और चीज यहां समझना है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमी कुछ कहते हैं इसको, टेक्सोनॉमी। जहां तक प्यारे बच्चों टेक्सोनॉमी का ताल्लुक है, ये एक्चुअली बायोलॉजी का एक ब्रांच है। और ये बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है? ये बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। ये बायोलॉजी का दरअसल वो ब्रांच है विच डील्स विद identification, nomenclature and classification of living organisms or of biodiversity। जहां तक टेक्सोनॉमी का ताल्लुक है, इसमें हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? प्यारे बच्चों, इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान समझना है। मैं आपको ये इस तरह समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चनार का दरख्त है, जो कश्मीर का एक मशहूर दरख्त है। जहां तक इस चनार प्लांट का ताल्लुक है, ये चनार प्लांट जो होता है ये बहुत बड़ा दरख्त होता है।
उसकी लंबी लंबी और मोटी मोटी शाखें होती है, या उसकी जो छाल होती है वो सफेद होती है, या उसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं और पंजे जैसे होते हैं. So that means these are the characters of chinar plant. Yani it is very big plant. It has long branches. It has wide bark. Its leaves are just like what? Web shaped. That means these are the characters of what? चिनार प्लांट. और जब हमें ये कैरेक्टर जहन में होते हैं तो फिर अगर हम किसी जगह ये चिनार का पौधा देखते हैं तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं. उन कैरेक्टर्स की बिना पर हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं कि यह चिनार का पौधा है, क्योंकि ये बड़ा है, उसकी छाल जो है वो सफेद है, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे और मोटे मोटे शाखें हैं, या उसके जो पत्ते हैं वो चौड़े और पंजे जैसे होते हैं. इन कैरेक्टर्स की बिना पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चिनार का पौधा है. इसके बाद है नॉमेनक्लेचर. जहां तक नॉमेनक्लेचर का ताल्लुक है, फिर हम नाम देते हैं. नाम देना, सिंपली नाम देना, उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं. फिर एक क्लासिफिकेशन, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन दरअसल क्या होती है? कैटेगराइज बायोडाइवर्सिटी, कैटेगराइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, वेदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज. इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन में आपको इस तरह समझाऊंगा प्यारे बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टॉयज है, क्या है? टॉयज. एंड वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दीज टॉयज. हम इन टॉयज की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ टॉयज है जो रेड कलर के हैं, या कुछ टॉय. इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो क्लासिफिकेशन है किसी वक्त हम क्लासिफिकेशन करते हैं on the basis of shape, size, weight and so on. For example, हमारे पास टॉयज है, कुछ टॉयज रेड कलर के हैं, कुछ ग्रीन के हैं, कुछ येलो के हैं सपोज. हम क्या फिर करते हैं? If we classify these toys on the basis of color, that means we have 3 colored toys. There are some toys which are red in color, some are green in color and some are yellow in color. हम फिर क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन कलर की बुनियाद पर करेंगे तो हम रेड वाले टॉयज को एक ग्रुप में रखते हैं, ग्रीन वाले टॉयज को दूसरे ग्रुप में रखते हैं, या येलो वाले टॉयज को हम तीसरे ग्रुप में रखते हैं. इस तरह हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ कलर. या अगर हम, that means this is known as color classification. और अगर हम किस बुनियाद पर करेंगे? शेप की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करेंगे. चलो, हमारे पास कुछ टॉयज ऐसे हैं जो स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल, और कुछ टॉयज ऐसे हैं जो सिलेंड्रिकल इन शेप है, और कुछ टॉयज ऐसे हैं जो स्क्वायर शेप्ड है. अगर हम इन टॉयज को क्लासिफाई करने जा रहे हैं या ग्रुपिंग करने जा रहे हैं तो हम फिर क्या करते हैं? जो स्फेरिकल शेप टॉयज होते हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप टॉयज होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं, या जो स्क्वायर शेप टॉयज है उनको तीसरे ग्रुप में रखते हैं. दैट मीन्स जो हम इस वक्त क्लासिफिकेशन करते हैं टॉयज के, वो हम ऑन द बेस ऑफ व्हाट करते हैं? शेप करते हैं. और इसी तरह ऑन द बेस ऑफ वेट भी हम करेंगे. अब यहां पर हमें समझना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है. क्लासिफिकेशन दरअसल इसी चीज को कहते हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं कैरेक्टर्स की बुनियाद पर, चाहे वो सेम कैरेक्टर्स हो या
डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, जब हम उस बुनियाद पर उनको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यहां पर यह हमें समझना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, जहां तक क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, क्लासिफिकेशन करने से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने से हम उनको इजिली स्टडी कर सकते हैं। गो इट हेल्प्स अस टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी वेरी इजिली। जब हम बायोडाइवर्सिटी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो फिर हम उनको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें यह समझ आता है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किस तरह एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, ये किस तरह एक दूसरे से सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंसान की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग का जहां तक ताल्लुक है ये चिंपैंजी से क्या मुशाबत रखता है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, दैट रिजेम्बल्स विद द स्केलेटल सिस्टम विद द स्ट्रक्चर ऑफ चिंपैंजी। तो इस तरह हमें यह बात समझ में आती है और इसमें हमें यही क्लासिफिकेशन मदद करती है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद ये है, क्लासिफिकेशन से हमें एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम ये समझने के काबिल हो जाते हैं हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व्ड, उनकी इवोल्यूशन किस तरह हो गई। इवोल्यूशन मीन्स मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, जिराफ है जिसको हम शुतरगांव कहते हैं, ये अफ्रीका के जंगलों में रहती है। पहले जो ये जिराफ थी उसकी गर्दन छोटी थी। आज हम देखते हैं कि ये जिराफ जो है, जिसको हम शुतरगांव कहते हैं, जो अफ्रीका के जंगलों में होती है, जहां तक इसकी गर्दन का ताल्लुक है ये लंबी गर्दन वाली गाय है। और पहले तो उसकी गर्दन छोटी थी, लेकिन किताबों में आया है कि जो ये जिराफ है ये उन दरख्तों के पत्ते खाते हैं जो लंबे लंबे दरख्त होते हैं। और इमस गो पत पिलन कर अमन जेशन कुलन दपा आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि लिमार्किज्म क्या कहता है, द कंटिन्यूस यूज ऑफ ऑर्गन्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड साइज ऑफ ऑर्गन्स। These are the words, this is the statement of Lamarckism। और जब उसने प्रैक्टिस की उस जिराफ ने, तो एक वक्त ऐसा पहुंच गया उसकी जो गर्दन थी वो क्या लंबी हो गई। दिस इज नोन एज एवोल्यूशन। इसको हम एवोल्यूशन कहेंगे, यानी ग्रेजुअल चेंजेस। या डार्विन क्या कहता है कि पहले ये क्या था, ये इंसान, वो कहता है चिंपैंजी था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या तब्दीली आई तो फिर ये ऐसा हो गया। बहरहाल वो दूसरी बात है। दिस इज नोन एज व्हाट, एवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि जो ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से हमें ये चीजें हल हो जाते हैं। एक तो हम उनको, उन बायोडाइवर्सिटी को क्या आसानी से स्टडी कर सकते हैं। दूसरे तो हमें यह बात समझ आती है कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। और तीसरी बात हमें यह समझ आती है कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बायोडाइवर्सिटी होते हैं, हाउ दे हैव बीन इवॉल्व्ड। तो ये चीजें हमें हल हो जाते हैं क्लासिफिकेशन से। और कार्लस लिनियस जो है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वो टैक्सोनॉमी का फादर तस्वुर किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक ग्रीक थिंकर था जिसका नाम एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल ये ग्रीक थिंकर था। उसने भी क्लासिफिकेशन दी, उसने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। प्लांट्स, प्यारे बच्चों, उसने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल, उसने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, ट्रीज
उसने प्लांट्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। जहां तक हर्ब्स का ताल्लुक है, उनका जो सिस्टम होता है वो सॉफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा ग्रास प्लांट, या मैं आपको बताऊंगा इस तरह और भी बहुत सारे प्लांट्स है, मैरीगोल्ड प्लांट है, दीज आर व्हाट, या पैडी प्लांट है, दीज आर व्हाट, दीज आर हर्ब्स। और अगर मैं श्रब्स की बात करूंगा, श्रब्स जो होते हैं उनका जो सिस्टम होता है वो वुडी होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज है, या और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये श्रब्स है। और ट्रीज की बात मैं आपको करूंगा, अगर हम ट्रीज की बात करेंगे, ट्रीज को समझाऊंगा, ट्रीज में आपको इस तरह समझाऊंगा कि जो ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनका जो ट्रंक होता है, सिस्टम होता है, या ब्रांच होते हैं, वो वुडी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर ट्री है, या वॉलनट ट्री है, या चिनार ट्री है, दीज आर ट्रीज। जहां तक एरिस्टोटल का ताल्लुक है, उसने प्लांट्स को कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। और इसके बाद जो एनिमल्स है, एनिमल्स को उसने क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट, यानी जहां एनिमल्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटिक एनिमल्स, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा लैंड एनिमल्स या एरियल एनिमल्स, या लैंड एनिमल्स यानी इक्वेटिक एनिमल्स जिनको हम क्या वाटर एनिमल्स भी कहते हैं, या एरियल एनिमल्स जिनको हम क्या ये जो हवा में रहते हैं, या लैंड एनिमल्स जिनको हम क्या टेरेस्ट्रियल्स भी कहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इक्वेटिक एनिमल्स, इक्वेटिक एनिमल में क्या क्रैब भी आता है, वेल भी आती है। लेकिन जहां तक क्रैब और वेल का ताल्लुक है, क्रैब और वेल में आसमान जमीन फर्क है। यहां लोटस प्लांट भी आता है, लिहाजा इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी क्रैब एंड वेल इन द सेम ग्रुप। या इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूंगा, हाउस फ्लाई और हाथी को हम एक ही ग्रुप में स्टडी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इस बुनियाद पर जो ये क्लासिफिकेशन थी एरिस्टोटल की, एरिस्टोटल ने जो दी थी, इट हैज बीन रिजेक्टेड, ये फिर रिजेक्ट की गई। इसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन सामने आई। मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर हो गई प्यारे बच्चों? मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो किस बुनियाद पर हुई? वो सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर हो गई। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि वेदर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। डू यू अंडरस्टैंड? अब सवाल पैदा होता है प्रोकैरियोटिक क्या होता है। जहां तक प्रोकैरियोटिक का ताल्लुक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो उसमें क्या फिर होता है, डीएनए होता है, वो स्कैटर्ड होता है। और जहां तक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वो स्कैटर्ड नहीं होता है डीएनए, बल्कि वो अरेंज्ड होता है। इसके बाद दिस इज नोन एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में प्यारे बच्चों क्या आता है? देखिए, देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। जो एक सेल के होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोबा है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, एंड सो ऑन, उनको हम वन सेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो एक से ज्यादा सेल के होते हैं, जो दो सेल के बने होते हैं, या 100 सेल के बने होते हैं, 1000 सेल्स के बजाय मिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, या प्लांट्स भी आते हैं, या अगर हम काउ कैट वगैरह लेंगे, तो इस बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन हो गई। और तीसरी बात यह है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड।
ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये किस तरह अपना गुज़ा हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया है या ग्रीन प्लांट्स है, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय देमसेल्व्स। However, there are some living organisms which cannot prepare their food material by themselves, but instead of that, they get their food from autotrophs. उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, जिनमें हम भी आते हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन हो गई। और जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, इस क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं। बहरहाल आज हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।